हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पटनायक जीएस क्लासेस में। मैं आपको बीपीएससी का रिवीजन करवा रहा हूं और आज मैं नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं और स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास को। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग स्कोर्स 2.0 के बारे में। अब देखिए स्कोर्स 2.0 क्या होता है। तो ये सेबी ने, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने स्कोर्स 2.0 का वर्जन लॉन्च किया है। क्या होता है स्कोर्स 2.0? तो इसमें क्या होता है कि कोई भी जो निवेशक हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हैं, एक्सचेंज मार्केट में पैसा लगाते हैं, अगर उनको कोई तरह की शिकायत होती है तो वो इसका निवारण करेगी स्कोर्स 2.0। स्कोर्स 2.0 एक ऑनलाइन तंत्र है जिसमें वेब यूआरएल या ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्कोर्स 2.0 क्या है, पहला। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि स्कोर्स 2.0 को किसने बनाया है और क्यों बनाया है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग वित्त वर्ष 23-24। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23-24 में भारत का कोयला और लिग्नाइट उत्पादन 1 बिलियन टन पार कर गया। एकदम पेपर में आएगा ही आएगा ये सब क्वेश्चन। वित्त वर्ष 23-24 में भारत में अब तक सर्वाधिक कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन हुआ है। देखिए अभी तक में इंडिया के अंदर 23-24 में सबसे ज़्यादा कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन हुआ है। पिछले 10 वर्षों में कोयला और लिग्नाइट का उत्पादन 70% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कोयला के अंदर और लिग्नाइट के उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में 70% की वृद्धि को देखा गया है। भारत की स्थिति चेक कीजिए। भारत की स्थिति के अनुसार भारत के पास कोयले का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। याद रखिएगा, आपको मैच द फॉलोइंग में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पूछ सकता है। और कोयले का दूसरा सबसे उपभोक्ता वाला जो है देश भारत है। अब देखिए आगे है कि कोल इंडिया लिमिटेड भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक अगर बात करेंगे तो भारत के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड है, जिसमें उसका खुद का उत्पादन 70% हिस्सेदारी है कोयले का। अब देखिए भारत ने वित्त वर्ष 23-24 में जनवरी 2024 तक 217.75 मिलियन टन कोयला का आयात करवाया है। ये भी दिमाग में रख सकते हैं हम। इस आयात में नॉन कोकिंग कोयले का हिस्सा लगभग 77% था। अब हम बात करते हैं कि एक नोट के रूप में है कि भारत में निम्न गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन होता है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा मात्रा उसका ऐश और सल्फर की मात्रा उसमें मिलेगी ज़्यादा। अब एक नया टॉपिक है गगन शक्ति अभ्यास। ये भी देख लीजिए, भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया ये गगन शक्ति अभ्यास है जो जैसलमेर जिले के पोखरण में हुआ था। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम भी बोला गया है, CGHS। इस योजना के तहत क्या किया गया है कि सबसे पहले इस योजना को चलाने वाली जो मशीनरी है वो है आपकी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने 1 अप्रैल से CGHS के लाभार्थियों पहचान पत्र को ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा ID से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। देखिए क्लियर बात है कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एक चला रही है जिसमें क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड यानी आभा ID कार्ड को जोड़ने के लिए इस संस्था को लाया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि लाभार्थियों तक इसका पहुंच अच्छा से हो जाए और एक डिजिटल पहचान हो जाए कि किनको जो स्वास्थ्य के लिए है लाभ मिल सके, उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को संग्रहित किया जा सकते। और आभा जो ID है उसमें 14 अंकीय विशिष्ट पहचान स्वास्थ्य पहचान दी गई है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आ सकता है कि आभा 14 किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो अभी योजना लागू की है CGHS वो किस मंत्रालय के तहत आती है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे है आपका नेक्स्ट है सेलोफेक। देखिए सेलोफेक बोलिए या चीप फेक बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। अभी हाल ही में क्या हुआ था, एक घटना हुई थी अमेरिका के उपराष्ट्रपति के द्वारा, उनका सेलोफेक वीडियो वायरल हो गया था। अब देखिए सेलोफेक क्या होता है, तो सेलोफेक के तहत AI तकनीक के बजाय, देखिए इसमें AI तकनीक का यूज़ नहीं होता है सेलोफेक के अंदर, के बजाय किसी पारंपरिक और वहनीय तकनीक से किसी व्यक्ति की तस्वीर, वीडियो या वॉइस चिप एडिट कर दिया जाता है। ठीक है ना, AI इसमें यूज़ नहीं होता है। याद रखिएगा, जिसमें AI यूज़ नहीं होता है उसको सेलोफेक बोलते हैं। इसके अतिरिक्त डीप फेक अगर पूछ देगा आपसे तो याद रखिएगा जिसमें AI यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर टर्नेडो। टर्नेडो ये इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा जान लीजिए कि टर्नेडो तीव्र घूर्णन करने वाली वायु की राशि का भूमि से जुड़ा हुआ ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। आप देखे होंगे टीवी वगैरह में कि जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, वैसे ऐसे 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 घूमते रहती है, बहुत लंबा सा। ठीक है ना, हाथी की सूढ़ नुमा टाइप का लिखा भी गया है, हाथी की सूढ़ की तरह वो सर्पिल अपरोहण होती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम
वायुदाब होता है यानी प्रेशर कम होती है और बहुत विनाशकारी ये होती है। टर्नेडो ऐसे सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाता है तो आपकी यूएसए, अर्जेंटीना और बांग्लादेश में सबसे आम है। और इंडिया की अगर बात किया जाए तो WB उड़ीसा और झारखंड में ही हो सकती है। अब देखिए एक नया टॉपिक है पैरा फसल। क्या होता है पैरा फसल? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरा फसल कहाँ पे होता है या पैरा फसल उगाने में कौन सा राज्य का हाथ है। तो सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा। उड़ीसा में संरक्षण कृषि की यह विधि अपनी लोकप्रियता खोती जा रही है। पहले पैरा फसल सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता था, लेकिन अब धीरे धीरे समय के अनुसार इसका जो लोकप्रियता है वो खोता जा रहा है। इसलिए याद रखिएगा पैरा फसल के बारे में, यह फसल बुआई की एक विधि है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है प्रत्यूष। प्रत्यूष क्या है जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रत्यूष एक रेडियो टेलीस्कोप है। क्या करता है प्रत्यूष? देखिए इसको बनाया था रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट RRI बेंगलुरु ने के शोधकर्ताओं ने प्रत्यूष के निर्माण में कार्य शुरू कर दिया है। अब देखिए प्रत्यूष के बारे में, प्रत्यूष का फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, प्रोवाइडिंग रीयनाइजेशन ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिंगल फ्रॉम द हाइड्रोजन। वर्तमान में अगर बात किया जाए तो इसरो जो है प्रत्यूष परियोजना का पूर्व अध्ययन कराने वाली एक वित्त प्रदान कर रही है, यानी इसरो ही प्रत्यूष परियोजना को फाइनेंस कर रही है। अब हम बात करते हैं प्रत्यूष के बारे में। तो प्रत्यूष जो है यह भविष्य का अंतरिक्ष रेडियो टेलीस्कोप है। इसमें चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। तो भविष्य का अंतरिक्ष का एक रेडियो टेलीस्कोप मानिए, और इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? चंद्रमा की ऑर्बिट पे। और इसका जो उद्देश्य है बिग बैंग की घटना के बाद ब्रह्मांड में हुए परिवर्तन के रहस्य को उद्घाटित करना। साथ ही यह भी पता चल सकेगा कि आरंभिक तारों का निर्माण कब हुआ और उनकी प्रकृति कैसी है। इसकी मदद से पृथ्वी पर स्थित केंद्रों में प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। इनमें सारस टेलीस्कोप के अध्ययन, फेस लिमिटेशन जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो देख लीजिएगा प्रत्यूष को। एंड अगला है आपका, ये आपकी बहुत अच्छी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी हाल ही में चर्चा में था, आर्टिकल 293 राज्यों द्वारा उधार लेना, ठीक है। अब देखिए 293 का 3 पार्ट है। पहला है कि आर्टिकल 293 के फर्स्ट के अनुसार राज्य की कार्यपालिका यानी राज्य सरकार राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति या जमानत पर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार ले सकती है। मतलब अपने राज्य के बल पर, आपका राज्य में जो संचित निधि है आपका जमा है, उस बल पर आप पैसा किसी से भी कर्ज ले सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 293(2) के तहत क्या किया गया है कि केंद्र सरकार को किसी भी राज्य को ऋण देने और ऋण की गारंटी देने का अधिकार है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका आर्टिकल 293 के तहत क्या है कि यदि राज्य सरकार पर केंद्र का उधार बकाया है तो फिर राज्य के ऋण को केंद्र ने गारंटी दी हुई है। यदि राज्य सरकार पर केंद्र का उधार बकाया है या फिर राज्य के ऋण को केंद्र ने गारंटी दी हुई है, तब वह राज्य जो होगा किसी भी बिना केंद्र सरकार की अनुमति से, ठीक है ना, वो उधार नहीं ले सकता है। तो आर्टिकल 293 का 3 में यह कहा गया है कि राज्य सरकार पर मान लीजिए केंद्र का पैसा बाकी है और बिना केंद्र सरकार के पूछे हुए वो जो राज्य सरकार है किसी और सरकार से वो या किसी और राज्य से कर्ज नहीं लेगी। यही है आर्टिकल 293 का 3। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिवीजन कीजिएगा, रिवीजन करके अगर आप इसको शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं एक एक पेज का तो ये आपको बहुत काम देने वाला है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। धन्यवाद।